गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हमारे इस चैप्टर का हम वीडियो नंबर 5 देखने जा रहे हैं। छोटा सा वीडियो होगा, फटाफट अपनी डेफिनेशन नोट कीजिएगा और डेली लाइफ के बेसिस पे जो एग्जांपल्स हैं उनको समझिएगा। तो चलिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डेली लाइफ में आपने ऑब्जर्व किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो आज इस टॉपिक को, इस पॉइंट को ऑब्जर्व कीजिएगा और इसको नया नाम आप दीजिएगा इनर्शिया। क्लियर? क्या है ये? इनर्शिया। हिंदी में इसको जड़त्व तो बोलते हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको याद रहे ना रहे, आप इनर्शिया ज़रूर इसको याद रखिएगा। इनर्शिया। चलिए इनर्शिया की बात करते हैं हम कि इनर्शिया क्या है। इनर्शिया मैं सिंपल आपको एक पहले चीज़ बता देता हूं कि इनर्शिया क्या है। जो आपने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन पढ़ी थी उसी में आपको बताया गया था ना, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो सिंपल वैसे ही है, इसमें कोई ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लगभग वैसी की वैसी डेफिनेशन ही है कि इनर्शिया बेसिकली ऑब्जेक्ट्स की, किसी ऑब्जेक्ट की, किसी बॉडी की टेंडेंसी है, नेचुरल टेंडेंसी है, प्रॉपर्टी है, जिसमें क्या रहता है कि वो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर यूनिफॉर्म मोशन है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। कब तक ये दोनों चीज़ें रहेंगी? जब तक उन पे उनकी स्टेट को चेंज करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, यानी कि रेस्ट में है, मोशन में लाने के लिए कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। और अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन तो उसको रोकने के लिए बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो ये बेसिकली हर मटेरियल की अपनी एक प्रॉपर्टी रहती है कि अगर उन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा तो वो अपनी एक पर्टिकुलर स्टेट में रहना पसंद करेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ लिखा हुआ है। तो अब चीज़ आती है कि ये इनर्शिया बेसिकली किस टर्म की वजह से, किस चीज़ की वजह से ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि इसकी वैल्यू हम कैसे माप सकते हैं। देखिए इनर्शिया की यहाँ पे कोई यूनिट वगैरह तो हम ज़्यादा इसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे। ये बेसिकली डिपेंड करता है मास पे, ऑब्जेक्ट के भार पे। जितना ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट का मास होगा, भार होगा, उतना ही इनर्शिया ज़्यादा होगा। आप सिंपली एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे आपको कोई वज़न दे दिया जाए, भार दे दिया जाए, आपको बोला जाए इस भार को आप होल्ड करके रखिए, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि उस चीज़ का इनर्शिया कितना कम ज़्यादा होगा। जैसे आपको बोला जाए कि 1 किलो की चीज़ आप होल्ड करके रखिए और आपको बोल दिया जाए थोड़ी देर बाद अब आप 20 किलो की चीज़ को होल्ड करके रखिए, ठीक है, तो आप पाएंगे कि 1 किलो जहाँ पे है वहाँ पे इनर्शिया कम होगा और जहाँ पे 20 किलो होल्ड करने के लिए वज़न बढ़ गया तो इनर्शिया भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि मोर मास, जितना ज़्यादा मास होगा मोर इनर्शिया, इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होगा। एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या? इसका उल्टा कि अगर मास कम होगा तो इनर्शिया भी क्या होगा? कम होगा, और मास अगर ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। मास को हम मापते हैं किलोग्राम के अंदर। फंडामेंटल यूनिट क्या है पहले ही बताई गई है आपको, किलोग्राम होती है। स्मॉलर यूनिट क्या होती है? ग्राम भी होती है। क्लियर? तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, मैं एक बार डेफिनेशन रिपीट कर देता हूं कि इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी और प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए बॉडी टू रेजिस्ट ए चेंज, जो कि अपने अंदर होने वाले चेंज को, बदलाव को, रेजिस्ट का मतलब क्या? रोकती है। ठीक है, इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और ऑफ रेस्ट। ठीक है, चाहे वो उसकी करंट स्टेट यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करती हो, चाहे वो रेस्ट को रिप्रेजेंट करती हो, मतलब अपनी करंट स्टेट को चेंज नहीं होना देना चाहती। क्लियर? कौन? वो नेचुरल, वो प्रोडक्ट, वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी अपनी करंट स्टेट को चेंज नहीं होने देना चाहती। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। और वो करंट स्टेट क्या हो सकती है? यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है या फिर रेस्ट में भी हो सकता है उस ऑब्जेक्ट की स्टेट।
ठीक है, बताया गया है कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। मास से ही पता लगेगा, जितना ज़्यादा मास होगा बताया गया है कि उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा। चलिए अब इस टॉपिक को हम एग्जाम्पल से हम समझेंगे। यहाँ पे देखिए रस्सी से 2 बाल्टी लटका रखी है, ठीक है। एक बाल्टी आपको ये इधर वाली लेफ्ट साइड वाली खाली दिखाई दे रखी है और दूसरी वाली में सैंड रेत भरी हुई है। तो जैसे अब आपको कहा जाए कि चलिए इस खाली बाल्टी को आपको उठाना है या पुश करना है, तो आप क्या पाएंगे, और ये जो रेत की भरी हुई बाल्टी है इसको पुश करना है या उठाना है, तो आप क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो जाहिर सी बात है ये खाली है, इसके अंदर वज़न कम है, आप इजीली इसको पुश कर सकते हैं, आप इजीली इसको उठा सकते हैं। लेकिन दूसरे केस में क्या है, रेत डालने से, सैंड डालने से इस बाल्टी का, राइट साइड वाली बाल्टी का वज़न क्या हो गया, मास क्या हो गया, बढ़ गया। अब आपको मालूम है इसको उठाना या इसको धकेलना, पुश करना, तो आपको ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यानी कि इसको अगर धकेलना है या उठाना है तो कम ताकत लगानी पड़ेगी, और जब मास बढ़ गया है तो इसको आपको धकेलना है या फिर उठाना है तो ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आपने ऑब्जेक्ट के मास के बेसिस पे आपने एफर्ट लगाया और उसी के बेसिस पे आप कह सकते हैं कि इस वाली, यानी कि जो लेफ़्ट साइड वाली बाल्टी है, बकेट है, इसका इनर्शिया कम है और इसका मास ज़्यादा है, तो इसका इनर्शिया क्या है, ज़्यादा है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है, उसके बेसिस पे और हम बात करते हैं कि देखिए नीचे एक गिलास रखा हुआ है, ऊपर एक गत्ते का टुकड़ा लगा लीजिए कोई भी पतला सा, और उस गत्ते के ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है, 1 रुपये 2 रुपये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी आप जैसे फिगर में दिखाया गया है कि ऐसे इस ये जो आपके पास में बोर्ड रखा हुआ है, ये कार्ड रखा हुआ है, ठीक है, चाहे ये प्लेइंग कार्ड हो सकता है, ताश का पत्ता भी हो सकता है, कोई भी आपका हो सकता है पतला सा, ठीक है, कार्ड की फॉर्म में कोई भी ऐसी शेप हो सकती है। उस पर आप जैसे इस डायरेक्शन के अंदर चुटकी से पुश करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो सिक्का है ये ग्लास के अंदर गिर जाएगा, जो आपको सेकंड फिगर के अंदर दिखाई दे रहा है। ये भी इनर्शिया की वजह से ही है। क्यों? क्योंकि ये सिक्का अपनी करंट स्टेट क्या थी, रेस्ट में ही रहना पसंद करता, ठीक है। तो रेस्ट में रहना पसंद करेगा, इसी वजह से क्या होगा, ये इस ग्लास के अंदर गिर जाएगा, जबकि कार्ड पे आपने फोर्स लगाया है तो कार्ड आगे निकल जाएगा। क्लियर? तो यही चीज़ तो है इनर्शिया। इनर्शिया यानी कि करंट स्टेट में रहना पसंद करना चीज़ों का। तो ये रेस्ट में था, तो रेस्ट में रहना पसंद कर रहा था, इसी वजह से गिलास के अंदर जा कर के गिर गया। और भी डेली लाइफ के बेसिस पे काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं, तो फटाफट देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो फटाफट समझ लीजिएगा वैसे इसको कि लॉ ऑफ इनर्शिया के बेसिस पे कुछ एग्जांपल देखिए। ये जो यात्री आपको दिखाई दे रहा है, ये किसी गाड़ी बस के अंदर बैठा हुआ है, और अभी जो बस है इस डायरेक्शन में मोशन में है। ध्यान रखिएगा, पहला जो एग्जांपल है उसमें क्या है, ये गाड़ी मोशन में है और अभी आराम से बैठा हुआ है, लेकिन जैसे ही सडन ब्रेक, अचानक से ब्रेक लगाए गए, तो ये पैसेंजर जो है आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जाएगा भी। आप भी फील कर सकते हैं कि आप बस में, कार में बैठे हुए हैं और एकदम से अचानक से ब्रेक लगाए जाए तो आपका शरीर जो है आगे की तरफ जाएगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि पहले आपका शरीर किस में था, मोशन में था, और मोशन में ही रहना पसंद कर रहा था, ठीक है। बेसिकली सीट पे तो आप बैठे हुए हैं, लेकिन बस अगर मूव कर रही है, बस अगर मोशन में है, तो हम यही कहेंगे कि आपका जो बॉडी है वो भी मोशन में है। लेकिन जैसे ही ब्रेक अप्लाई किए जाएंगे, रोकने की कोशिश की जाएगी, तो आपका बॉडी जो है आगे की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि बस मोशन में है और बस के अंदर आप बैठे हुए हैं, तो आप भी मोशन में ही कहलाएंगे। तो
ब्रेक अप्लाई किए गए हैं तो बस रुकने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपका जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, वो तो पहले मोशन में था ना, तो वो अब भी अपनी स्टेट को छोड़ना नहीं चाहेगा, वो मोशन में ही रहना पसंद करेगा। इसलिए वो आगे की तरफ जाता हुआ मिलेगा आपको ब्रेक लगाने के बाद भी। वो अपनी करंट स्टेट को छोड़ना पसंद नहीं करता, क्योंकि करंट स्टेट पहले उसकी क्या थी, मोशन थी, अब भी वो मोशन में ही रहना पसंद करेगा। इसलिए एरो इंडिकेट कर रहा है कि पैसेंजर आगे की डायरेक्शन में मूव करेगा जैसे ही अचानक से ब्रेक अप्लाई किए जाएंगे, क्योंकि ये पहले मोशन में था, अब भी मोशन में रहना चाहेगा। चलिए ऐसा ही एक और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। पहले वाले केस में हमने देखा कि बस मूव कर रही थी, अब ये बस शुरुआत में रेस्ट में है, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में मूव करना चाहती है। तो इसमें देखो दो पैसेंजर आपको दिखाई दे रहे हैं। एक पैसेंजर ने ये जो बस के अंदर पोल है उसको पकड़ रखा है, और दूसरे वाले ने पकड़ नहीं रखा था, सिंपली ऐसे खड़ा हुआ था, ठीक है। जैसे ही बस रेस्ट से चलना शुरू करती है, जो एरो ने इंडिकेट की इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, जो पहले वाले पैसेंजर जिसने पकड़ रखी थी तो उसको तो कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा, फोर्स वगैरह, झटका, जर्क महसूस नहीं होगा। लेकिन जो दूसरे वाला पैसेंजर जिसने इस पोल को पकड़ नहीं रखा था, वो पीछे की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि देखिए जो बस है जब रेस्ट में थी तो उसके जो पाँव हैं वो बस के साथ ही कांटेक्ट में थे, बस के फ्लोर के साथ कांटेक्ट में थे, यानी कि उसके पाँव भी रेस्ट में ही थे, या आप ये कह दीजिए पूरी बॉडी भी रेस्ट में थी। लेकिन जैसे ही बस ने चलना शुरू किया तो पाँव तो बस के फ्लोर के साथ कांटेक्ट में रहने की वजह से अपने आप को आगे बढ़ना देना चाहेंगे, लेकिन ऊपर से जो बॉडी है, पूरी बॉडी का जो भार है, वो अपने आप को शुरुआत में रेस्ट में फील कर रहा था, तो वो रेस्ट में फील करना चाहेगा। इसलिए हम पीछे की तरफ जाएंगे, क्योंकि करंट स्टेट हमारी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वहाँ थी, रेस्ट में थी। तो इसलिए जैसे ही बस रेस्ट से चलना शुरू करेगी, हमारा शरीर पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है, अगर हमने किसी चीज़ को पकड़ नहीं रखा है तो। क्लियर? तो ये भी इनर्शिया का ही एग्जाम्पल है। ये सब एग्जाम्पल आप नोट कीजिएगा। ये फिगर आप चाहे बनाओ चाहे ना बनाओ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखिए और एग्जाम्पल, डस्टिंग बेड विद ए ब्रूम रिमूव्स डस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देखिए जैसे कोई आपकी बेड की जो सीट है, बेड सीट है, चादर वगैरह है, उसके अंदर कई बार आप डस्ट पार्टिकल्स देखते हैं, और जैसे ही आप उसको बाहर ले जा करके ऐसे हिलाते डुलाते हैं, झड़काते हैं, आप ये कह सकते हैं, तो उसके अंदर से रेत बाहर निकलने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि अभी वो पहले उस बेड शीट के अंदर जो डस्ट जमी हुई थी वो रेस्ट में थी, लेकिन जब आपने उसको हिलाया डुलाया, झड़काया, सीट को ऊपर नीचे पुश किया, तो उसके अंदर से रेत बाहर निकलने की कोशिश करेगी। क्लियर? क्योंकि शुरुआत में जो डस्ट थी वो रेस्ट में थी, और हिलाएंगे डुलाएंगे तो वो उसी बेड शीट के अंदर वापसी आने की कोशिश करेगी। क्लियर? अपनी पोजीशन वापस करंट पोजीशन में आने की कोशिश करेगी, यानी कि इनर्शिया की वजह से ही है। ऐसे ही आप ये भी एग्जांपल देख सकते हैं, व्हेन यू शेक ए ब्रांच ऑफ द लीव गेट डीअटैच्ड, यानी कि किसी पेड़ की किसी शाखा को आप शेक करेंगे, हिलाएंगे, तो या तो हो सकता है उसके ब्रांच के पत्ते नीचे गिर जाएंगे, या उस ब्रांच पे कोई फ्रूट लगा हुआ तो वो नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि सब चीज़, पत्ते हैं, हिलाने से पहले रेस्ट में थे, और वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेंगे, लेकिन वहाँ पे हिलाने की वजह से जो फोर्स लगा है, और सब पत्ते या फ्रूट अपने आप को उसी पोजीशन में रखना चाहते थे, तो इसी वजह से क्या होगा कि वो पत्ते और फ्रूट जो हैं टूट के नीचे गिर जाएंगे। एक एग्जाम्पल और है, एक्सपीरियंसिंग जर्क व्हेन लिफ्ट सडनली स्टार्ट्स। जैसे लिफ्ट जो आप लोगों ने देखा होगा, अगर कभी नोट किया होगा, तो बड़ी बड़ी ये जो फ्लैट्स होते हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स होते हैं, या फिर रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, इनमें लिफ्ट सिस्टम रहता है कि नीचे से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की बजाय आप लिफ्ट के रास्ते से जा सकते हैं। तो उस केस में जब लिफ्ट के अंदर कोई पर्सन एंटर करता है, और जैसे ही लिफ्ट एकदम से ऊपर उठना शुरू करती है,
तो आप एक झटका महसूस करते हैं, जर्क जिसे आप कह सकते हैं, कि वो जर्क एक्सपीरियंस करना, महसूस करना, वे लिफ्ट सडनली स्टार्ट्स। चाहे वो ऊपर उठना शुरू करे एकदम से, चाहे वो लिफ्ट नीचे आना शुरू करे, आप एक छोटा सा झटका महसूस करेंगे। क्लियर। और एक एग्जाम्पल ये भी आप नोट कर सकते हैं, एथलीट टेकिंग ए शॉर्ट रन बिफोर जंप। जंप करने से पहले थोड़ी सी दौड़ लगाना, ठीक है, थोड़ा सा दौड़ना जंप से ठीक पहले, ठीक है, ताकि वो इनर्शिया जो है उसका, ठीक है, वो अपना अलग रोल दिखाए, उसका जंप अच्छा निकले। तो इस वजह से आप समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट है, मास नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा।